सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित यथायोग्य अभिवादन एवं स्वागत है। सभी सदस्य अपने अपने स्तर पर ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा नियमित रूप से प्रतिदिन कोई प्रदेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। आज की कक्षा में जैसा कि आप लोग व्हाइट बोर्ड पर देखा गया है कि कर्क लग्न के यानी कर्क लग्न के कुंडली के फलादेश के प्रमुख सूत्र फल दीपिका पृष्ठ संख्या 374। फल दीपिका पुस्तक अपने आप में बहुत ही अच्छी ग्रंथ है। फल दीपिका पुस्तक को पढ़ना एवं समझना, जब तक बेसिक की पूरी जानकारी ना हो तब तक हम लोग फल दीपिका पुस्तक को यदि पढ़ते भी हैं तो पूरी बातें समझ में नहीं आती है। लेकिन हम लोग अपने ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे। यदि कोई कक्षा में नया है और प्रतिदिन कक्षा में शामिल होना चाहते थे, स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फल दीपिका पुस्तक का अवलोकन करते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग कुंडली पर समझने का प्रयास भी करेंगे। तो आइए चलते हैं, फल दीपिका पुस्तक के पन्नों को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ फल दीपिका पुस्तक के पृष्ठ संख्या 374 पे हम लोगों ने कल की कक्षा में या पूर्व की कक्षा में सूत्र संख्या 1 एवं 2 दोनों सूत्रों का हम लोगों ने अवलोकन किया था एवं मिथुन लग्न के बारे में भी जो यहाँ पे सूत्र सभी दिए गए हैं उस सबको हम लोगों ने समझने का प्रयास किया था। यहाँ पर तीसरे सूत्र में लिख दिया जा रहा है कि यदि शुक्र दूसरे या 12वें घर में बैठा हो तो योग देने वाला होता है, अन्य स्थानों में शुक्र योगप्रद नहीं होता। कर्क लग्न के कुंडली में दूसरे या 12वें घर में हो तो योग देने वाला होता है, अन्य भावों में क्यों नहीं। तो आइए चलते हैं, हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अब दूसरे या 12वें में यदि शुक्रदेव होते हैं, यहाँ पे शुक्रदेव हैं, या यहाँ शुक्रदेव, तो अच्छे फल देते हैं, अन्य भावों में नहीं। इसका कारण क्या हो सकता है, तो इसको हम सबको कैसे समझें। यदि यहाँ पर शुक्रदेव अच्छे स्थिति में भी मतलब केंद्र भाव के स्वामी भी हैं, यहाँ शुक्रदेव केंद्र भाव के यानी कि चौथे भाव के स्वामी हैं एवं साथ में 11वें भाव के स्वामी। शुक्रदेव चौथे भाव में स्वामी होने से इनको केंद्राधिपत्य दोष लगा। 11वें भाव के भी स्वामी होने से इनको अशुभ फल प्रदाता होगा। यानी कि कुल मिलाकर कर्क लग्न की कुंडली में देव गुरु बृहस्पति एवं शुक्रदेव दोनों ही निष्फल ग्रह हो जाते हैं, अच्छे फल नहीं देते। द्वितीय भाव जो है, द्वितीय भाव धन के संचय का होता है, दूसरा भाव धन संचय का होता है। तो लाभेश यानी कि लाभ भाव के स्वामी यदि धन भाव में बैठ जाए तो इससे बेहतर और क्या हो, इससे बेहतर और यदि कोई ग्रह अपने मूल त्रिकोण राशि से 9वें भाव में बैठ जाए तो और बेहतर क्या होगा। शुक्रदेव वैसे भी 12वां भाव भोग का है, भोग के साधन पर खर्चों का है। तो शुक्रदेव 12वें भाव में होंगे तो खर्च करवाएंगे। किस चीज पर खर्च करवाएंगे, तो ऐश्वर्य पर खर्च करवाते हैं। ज्यादा करके शुक्रदेव यदि खर्च करवाते हैं तो ऐश्वर्य पर खर्च करवाते हैं। तो जब हम अपने ऐश्वर्य पर खर्च करते हैं तो हमारी प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, प्रतिष्ठा में वृद्धि। आज जब हम अपनी प्रतिष्ठा में वृद्धि करने के लिए खर्च करते हैं तो कमाना भी सोचते हैं। अब कर्ज यहाँ पर हम नहीं ले सकते, कर्ज हम नहीं ले सकते,
अगर हम कर्ज लेंगे तो हमें कर्ज चुकाना भी पड़ेगा, क्योंकि छठा भाव कर्ज का है। तो देवगुरु बृहस्पति छठे भाव के स्वामी हैं। तो जिस भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हो जाते हैं, तो यह तो कोई भी काम करेंगे तो नियमानुकूल करेंगे, उधार भी लेंगे तो नियम से वापस करेंगे। वापस करने का प्रयास करेंगे। तो वापस व्यक्ति कब करेगा? जब कमाएगा। तो वहां शुक्रदेव बैठ गए खर्चा करवाने के लिए। मान लीजिए कि अगर व्यक्ति कर्ज लेकर भी करता है तो कर्ज वापस करेगा तो कमा कर करेगा। तो शुक्रदेव कर्क लग्न की कुंडली में यदि खर्चा भी करवाते हैं तो कमाने के लिए प्रेरित भी करते हैं। अब यह कमाने के लिए प्रेरित देवगुरु और शुक्रदेव नहीं कर रहे हैं। खष्टेश देवगुरु बृहस्पति के हो जाने के कारण कमाने के लिए व्यक्ति प्रेरित हो जाता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति तो पैसे लेकर के पैसे रखेंगे नहीं ना, कि रख लेंगे? नहीं रखेंगे। नहीं रखेंगे। दूसरी स्थिति यहाँ इनकी शत्रु राशि है शुक्रदेव की, परंतु ये धन भाव के स्वामी होने के कारण दूसरे भाव में, आय भाव के स्वामी होकर दूसरे भाव में चले आए। यह उत्तम संयोग है। एवं अपने मूल त्रिकोण राशि चौथे भाव से 11 में भी है। तो यहाँ भी रहेंगे तो अस्थाई संपत्ति को का बढ़ावा देंगे, अस्थाई संपत्ति का बढ़ावा देंगे। 11वां भाव लाभ का है, तो यह अस्थाई संपत्ति का है, भूमि भवन मकान गाड़ी इत्यादि का है, फोर व्हीलर का है। तो उसके प्रति व्यक्ति के मन में अभिलाषाएं जगाएंगे कि हाँ भाई ठीक है, जो पैसे आ गए इसको, चल पैसे को अस्थाई संपत्ति में बदलो। तो यह भी तो अच्छा ही है ना, ऐश्वर्य का प्रतीक ही है। तो ऐसी स्थिति तो किसी भी अन्य भाव में होंगे तो नहीं होगा। अब यहाँ होंगे तो नीच के हो जाएंगे, यहाँ होंगे तब तो फिर ना आय को देखे ना खर्च करवाएंगे। केंद्राधिपत्य दोष से वैसे दूषित हो गए, एकादशेश होकर के वैसे पाप फलदाता हो गए। यहाँ पंचम भाव में भी होंगे तो यह धन के लिए तो यह संयोग नहीं बना रहे हैं ना। ना ही दूसरे भाव को, एकादशे से दूसरे भाव को भी नहीं देखा। 12वें भाव में शुक्रदेव वैसे भी अच्छे फल देते हैं, उस भाव को भी नहीं देखे। अगर यहाँ हो जाते हैं तो भी तो यह 12वें भाव को केवल यह क्या करेंगे? देखेंगे, खर्चे को बढ़ाएंगे, खर्चे को बढ़ा देंगे। बढ़ा देंगे। लेकिन स्थिति के आधार पर अगर यहाँ पे शुक्रदेव हैं, शुक्रदेव का 12वें भाव में होना, शुक्रदेव का छठे भाव में होना कई मायनों में एक जैसे ही फल देते हैं। परंतु अगर छठे भाव में शुक्रदेव होते हैं तो व्यक्ति अत्यावश्यक वैभवशीलता पर खर्च कम करके व्यक्ति अन्य खर्च, जैसे एक होता है कि आवश्यक खर्च और एक दिखावे का खर्च, तो यदि छठे भाव में होते हैं तो दिखावे का खर्च थोड़ा ज्यादा ही करवा देते हैं। लेकिन देखने का जो फल होता है उसमें और स्थिति के फल में दोनों में अंतर होता है या एक ही जैसे होता है? अंतर होता है। दोनों में अंतर हो जाता है। इस अगर यहाँ उच्च राशि के भी हो जाते हैं तो न 12वें भाव को देखेंगे, न इस भाव को देखेंगे, न इस भाव को देखेंगे, धन से संबंधित किसी भी भाव को नहीं देखेंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि दूसरे भाव या 12वें भाव के शुक्रदेव अच्छे फल देते हैं। चौथे सूत्र में लिखा जा रहा है कि यदि चंद्रमा मंगल और बृहस्पति दूसरे स्थान में हो और शुक्र सूर्य पंचम स्थान में हो तो जातक भाग्यवान धनवान होता है। तो क्या यह सूत्र सभी कुंडलियों पे लागू होती है या केवल कर्क लग्न पर ही होता है? चंद्रमंगल और बृहस्पति, चंद्रमंगल और बृहस्पति किस भाव में हो तो दूसरे में, चंद्रमंगल और बृहस्पति दूसरे भाव में। इसको जरा मिटाते हैं।
चंद्रमा, मंगल और गुरु। अब यहाँ पे सबसे तो अच्छे ग्रह कौन हो गए? मंगल देव हो गए सबसे अच्छे ग्रह। मंगल देव। मंगल देव सबसे अच्छे ग्रह मंगल देव यहाँ पर हो गए। इस कुंडली के मंगल देव योग कारक ग्रह है, और योग कारक ग्रह का संबंध किससे हो गया? लग्नेश का हो गया, यानी कि पंचमेश एवं चतुर्थेश की युति बनी। पंचमेश एवं चतुर्थेश की युति बनी। देव गुरु बृहस्पति धन के कारक ग्रह हैं। इनका मंगल से संबंध होना गुरु को शुभता प्रदान कर देता है। गुरु को शुभता पता। अब गुरु में जो खष्टेश होने का दोष आ गया था, वह मंगल के युति से, क्योंकि मंगल पंचमेश है, तो जो भी ग्रह अष्टमेश हो, द्वादशेश हो, खष्टेश हो, यदि वह त्रिकोण भाव के स्वामी से युक्त या दृष्ट हो जाता है तो उसमें शुभता आ जाती है। तो जब शुभता आ गई तो धन का बढ़ावा देंगे ही। चंद्र मंगल योग बना, उसका भी फल लाभ मिलेगा। लग्नेश चतुर्थेश का योग मिला, वो भी अच्छा हो गया। एवं यहाँ पर तो भाग्य भाव के भी स्वामी जब शुभ हो जाएंगे तो भाग्य भाव का फल ज्यादा दे देंगे। यदि मंगल से युक्त हो गए तो मंगल तो पंचमेश भी है और देवगुरु बृहस्पति नवमेश है, और खष्टेश का तो दोष, मंगल के संबंध होते ही खष्टेश का दोष समाप्त हो गया। तो यह अच्छा लाभकारी हो गया कि नहीं हो गया? तो यहाँ पर हम लोग इस सूत्र को सभी कुंडली पर लगा सकते हैं। सभी कुंडली का मतलब ये क्या हो गया? यहाँ पे तो लग्नेश, पंचमेश एवं नवमेश तीनों की युति धन भाव में हो गया। तीनों की युति धन भाव में। तो यह तो किसी भी लग्न में यह लाभ दे देगा ना। जी जी गुरु जी। तो यहाँ पर तो स्पष्ट लिखना चाहिए कि किसी भी लग्न की कुंडली में, किसी भी लग्न की कुंडली में लग्नेश, पंचमेश एवं नवमेश की युति धन भाव में हो जाए या दशम भाव में हो जाए या दूसरे भाव में हो जाए, पंचम भाव में हो जाए, नवम भाव में हो जाए, तो धन प्रदाता योग हो ही गया। लेकिन इस कायदे से लिखा रहता तो हम लोगों ने जो यह मंगल से गुरु का युक्त हो जाने से जो गुरु में शुभता आ गई, चंद्र मंगल योग हुआ, इस सब की तो चर्चा नहीं करते ना। यही है हमारे पौराणिक पुस्तकों का महत्व। हम सबों को पुस्तक के प्रणेता एवं पुस्तक के टीकाकार को अंतर्मन से प्रणाम करना चाहिए। उनके एक एक शब्द हम सबों को सोचने पर विवश कर देता है, और जब जितना डीपली सोचते हैं तो उतना ही आनंद आता जाता है। अब यहाँ पर देखिए, इसी में और सूर्य शुक्र पंचम स्थान में हो तो जातक भाग्यवान एवं धनवान दोनों। अब सूर्य शुक्र पंचम भाव में, सूर्य शुक्र, यहाँ द्वितीयेश एवं चतुर्थेश की युति है। द्वितीयेश एवं चतुर्थेश की युति। चतुर्थेश की युति है। तो द्वितीयेश एवं चतुर्थेश भी धनदायिनी योग भी है, और शुक्र जो लाभ भाव के स्वामी हैं अपने भाव को देख भी रहे हैं, एवं धन भाव के स्वामी भी आय भाव को देख रहे हैं। जब धनेश एवं आयेश दोनों धन भाव को देखेंगे, भले दोनों आय भाव को देखेंगे, तो आय में वृद्धि तो हो ही जाएगी ना। बिल्कुल। तो यहां से यह सूत्र बना। तो यहाँ पर दोनों सूत्र अलग अलग हैं कि यदि लग्न पंचम एवं नवम तीनों की युति किसी भी शुभ भाव में बन जाए और साथ में धन भाव के स्वामी एवं 11वें भाव की स्वामी दोनों का किसी भी प्रकार का संबंध यदि आय भाव से बन जाए तो उत्तम है। अगर यही संबंध शुभ भावों में हो जाए
धन दायनी जो या धन के सहयोगी जो भाव है उस भाव में हो जाए तो और ज्यादा लाभ हो, और ज्यादा लाभ है। लाभ। गुरु जी यहाँ ग्रह पे राशि स्थिति, परिवर्तन भी है, हाँ जी, राशि परिवर्तन भी हो रहा है द्वितीय सरपंचमेश का। द्वितीय द्वितीय से एवं पंचमेश का अब राशि परिवर्तन भी हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो यह भी तो धनदायिनी योग ही है। यदि द्वितीय एवं पंचमेश का राशि परिवर्तन होता है तो धन योग भी होता है, विद्या योग भी होता है, बुद्धि योग भी हो जाता है। जी द्वितीय एवं पंचमेश का आपस में राशि परिवर्तन केवल धन योग नहीं देता, वह विद्या बुद्धि योग भी देता है, वाणी प्रभावशाली भी देता है। प्रभावशाली वाणी का जन्म देता है द्वितीय एवं पंचमेश का स्थान परिवर्तन या परस्पर युक्ति। अगर बुध ठीक ठाक हो जाए तो फिर तो बात में कोई व्यक्ति पकड़ेगा ही नहीं, क्योंकि दूसरा भाव विद्या की निपुणता है, विद्या की गहराई है, और पांचवा भाव बुद्धिमता है। तो जहां विद्या और बुद्धिमता दोनों का संगम हो जाए तो फिर वाणी तो प्रभावशाली होना स्वाभाविक ही है ना। बिल्कुल जी। आज जब वाणी प्रभावशाली हो जाए, कुंडली में धनदायिनी योग बना हुआ हो, तो फिर धनवान और भाग्यवान तो होना स्वाभाविक। स्वाभाविक ही है। क्या हम सबको इस सूत्रों को डीपली रूप से डीप से जो हम लोग समझ रहे हैं, क्या इतना डीप से समझने का प्रयास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए करना गुरु जी। चाहिए गुरु जी। अब यहाँ पर 5वें सूत्र में लिखा जा रहा है कि यदि शुक्र और बुध पंचम में हो तो बुध की दशा योग देने वाली होती है। यहाँ पृष्ठ पीछे भरा भावार्थ रत्ना करके योग दिए गए हैं, यहाँ योग देने वाला लिखा है। अर्थ समझना चाहिए कि शुभ योग है, अर्थात पदोन्नति, सम्मान वृद्धि, धनागम, सफलता आदि फल होते हैं। अब बुध शुक्र की युति पंचम में हो जाए तो अच्छा है, बुध शुक्र की युति अच्छा है। हालांकि यहाँ पर बुधदेव कर्क लग्न की कुंडली में अशुभ ग्रह है, बुधदेव अशुभ है। अशुभ ग्रह है, और शुक्रदेव भी अशुभ ग्रह ही है। लेकिन शुक्रदेव यहाँ ठीक अच्छे 2 महीने से हो जाते हैं कर्क लग्न की कुंडली में कि शुक्रदेव अपने मूल त्रिकोण राशि से अगले भाव में आ गए एवं अपने एकादश से 11वें भाव को देख रहे हैं, तो लाभ में वृद्धि किए। परंतु यह तृतीयेश एवं द्वादशेश बुध तो अकारक ही है, बुध तो अकारक। अब द्वादशेश से शुक्र की युति, यह युति तो लाभकारी नहीं कही जा सकती ना। यह 12वें भाव के स्वामी की युति 11वें भाव के स्वामी से हो जाए तो ज्यादा लाभ तो नहीं मिलेगा। लेकिन तीसरा भाव जो है प्रश्न के आलोक में समझना चाहिए। मूल त्रिकोण राशि की प्रधानता फल दीपिका पुस्तक में बताया गया है, तो यहाँ पर मूल त्रिकोण राशि की प्रधानता दी गई है। मूल त्रिकोण राशि तीसरा भाव है, तीसरे भाव के स्वामी बुरे फल देते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के लिए देते हैं। किस चीज के लिए ज्यादा देते हैं? स्वास्थ्य के लिए। स्वास्थ्य के लिए। लेकिन धन के लिए हमें स्किल चाहिए, धन के लिए हमें धन हो, पदोन्नति हो, सफलता हो, धनागम हो, कोई भी समृद्धि वाली जो काम है उसके लिए हम सबों को क्या चाहिए? बगैर स्किल के सहारे कुछ होगा? स्किल पावर जी। बगैर स्किल पावर का नहीं होगा। तो यहाँ पर अस्थाई संपत्ति, आय एवं आय भाव के जो से पंचम भाव, और फलादेश यदि हम लोग आय का करें, फलादेश यदि हम लोग आय का करें तो आयस एवं आय के पंचम भाव भी तो यहाँ पे है।
आय भाव का स्वामी एवं पंचम भाव के स्वामी की युति पंचम भाव में हुआ, जो त्रिकोण भाव है, शुभ भाव है, बुद्धिमता भाव है। तो स्किल जब बुद्धि के पास में आ गया और आय को देख रहा है आय के स्वामी के साथ में, तो आय तो बढ़ाएगा ही, लेकिन बुद्ध की दशाओं में उतना संभव नहीं है जितना शुक्र की दशा में फल। शुक्र की दशा में ज्यादा फल मिलेगा, बुद्ध की दशा में कम फल। कम। शुक्र बुद्ध की पंचम में तो बुद्ध की दशा योग देने वाली होती है, लेकिन बुद्ध की दशा भी अच्छा जाएगा तो शुक्र की दशा भी अच्छा ही जाएगा। शुक्र की थोड़ा ज्यादा जाना चाहिए, क्योंकि शुक्र आय भाव के स्वामी स्वयं है। यह मेरा विचार है, मैं पुस्तक की बातों का खंडन मैं नहीं कर रहा हूं। हलदीपिका पुस्तक के शब्दों को काटना हम सबों के बस की बात नहीं। अब हमने इसलिए कहा कि शुक्र, यद्यपि बुध देव जो है स्वतंत्र रूप से वो तो 12वें और तीसरे 2 अशुभ भावों के भी स्वामी है, तो उसका भी तो फल देंगे ना जी। बात धनागम की है, तो धन भाव के स्वामी शुक्र देव है। शुक्र को बल मिला बुध से, और बुध की दशा इसलिए योग कारक कही गई है। इसके आप लोग क्या बतला सकते हैं कि बुध के लिए पुस्तक में क्यों कहा है, शुक्र को क्यों नहीं? अभी तक बेसिक नियमों के आधार पर तो हम लोगों ने शुक्रदेव को बोल दिया कि शुक्रदेव अच्छे फल देंगे, लेकिन पुस्तक में। हाँ जी बोलिए। शुक्र के साथ बुध बैठा हुआ है, तो गुरुजी बुध जो है शुक्र के रश्मियों को अवशोषित करेगा युत होने के कारण, तो शुक्र की तरह बुध भी प्रभाव। हाँ जी, हाँ जी, प्रभावशाली हो जाएगा। हाँ जी, क्योंकि बुध जो है स्वतंत्र अपना अकेले रहता है तो स्वतंत्र फल देता है। अगर बुध किसी भी ग्रह के साथ युक्त हो जाता है तो उसके गुणों को लेकर के प्रदर्शित करता है। जैसे अगर पाप ग्रह के साथ हो गया तो पाप फल देने वाला हो जाता है, शुभ ग्रह के साथ में तो शुभ फल देने वाला हो गया। इससे हम लोगों ने यह सीखा है कि जो जिस ग्रह के साथ में हो जाएगा उस ग्रह के जैसा फल दे देगा वो। तो बुध चूंकि 11वें भाव से दूसरे भाव के स्वामी एवं 11वें भाव से पंचम भाव का स्वामी, यहाँ पर देखिए ना बात आय की हो रही है, लाभ की हो रही है, तो बुध देव जो है वह लाभ भाव के धन भाव एवं लाभ भाव के पंचम भाव, यानी कि धनेश एवं पंचमेश, किसका? तो लाभ भाव के स्वामी हैं, और आय भाव के ग्रह के साथ में हो गए। तो चूंकि बुधदेव जिस ग्रह के साथ में होते हैं उसके जैसे फल देते हैं, तो चूंकि यह आयेश है और चतुर्थेश भी है, जो दोनों संपत्ति से संबंधित, धन से संबंधित ग्रह है, और उसके साथ में हो गया और आय भाव को देख रहा है, तो शुक्र के नियमों के गुण धर्मों के ओढ़ लेगा, शुक्र का फल दे देगा ये तो। तब तो फिर बुध की दशा योग